आज हमारे सामने भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी का एक आधिकारिक बुलेटिन है। जी ये 21 दिसंबर 2025 की सुबह जारी किया गया है। जी और देखिए, ये कोई आम मौसम का हाल नहीं है, ये एक पहेली की तरह है जी जिसमें देश के अलग अलग कोनों में जो हो रहा है ना, उसके सुराग छिपे हैं। बिल्कुल। पहली नज़र में तो ये सिर्फ आंकड़ों और चेतावनियों का एक दस्तावेज ही लगता है, लेकिन जब आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं तो एक पूरी कहानी सामने आती है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो हजारों किलोमीटर दूर शायद ईरान से शुरू होती है और कर्नाटक के खेतों तक पहुंचती है। और आज हमारी कोशिश भी यही है। हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे। मतलब सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि मौसम कैसा रहेगा, बल्कि ये समझेंगे कि उत्तर में जो बर्फबारी हो रही है उसका दक्षिण की शीतलहर से क्या कनेक्शन है। और मैदानों में जो घना कोहरा छाया है वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होता है। हाँ, तो चलिए इन आंकड़ों के पीछे छिपे इस विशाल डोमिनो इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े से करते हैं। रिपोर्ट ने ये सबसे ऊपर दिया है। 20 दिसंबर को देश में सबसे कम तापमान वो था मध्य प्रदेश के उमरिया में 4.3 डिग्री सेल्सियस। और उसी दिन देश में सबसे ज्यादा तापमान था गुजरात के राजकोट में 36.3 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, मतलब एक ही दिन एक ही देश में तापमान का फर्क 32 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। जी 32 डिग्री। ये तो ऐसा हो गया है जैसे एक ही घर के एक कमरे में फ्रीजर चल रहा हो और दूसरे में हीटर। ये कैसे मुमकिन है? ये भारत के मौसम की जो विविधता है ना, उसको जबरदस्त तरीके से दिखाता है। सच में। लेकिन इन आंकड़ों से भी ज्यादा दिलचस्प एक और चीज है बुलेटिन में, जिसका जिक्र है तापमान का सामान्य से विचलन या टेम्परेचर डिपार्चर्स। अच्छा। देखिए, मौसम विज्ञान में असली ठंड या गर्मी का एहसास इस बात से नहीं होता कि थर्मोमीटर पर नंबर क्या है। तो फिर किससे होता है? बल्कि इस बात से होता है कि वो नंबर उस जगह के लिए साल के उस समय के हिसाब से कितना असामान्य है। अच्छा, तो ये एक तरह से सापेक्ष ठंड हुई। मतलब जैसे मुंबई में 15 डिग्री तापमान में लोगों को वैसी ही ठंड लगती है जैसे दिल्ली वालों को शायद 8 डिग्री में लगती होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि मुंबई उस तापमान का आदी नहीं है। सही बात है। रिपोर्ट यही बता रही है। जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा कम था। 5 डिग्री से ज्यादा कम? हाँ, इसे आईएमडी की भाषा में कहते हैं मार्केडली बिलो नॉर्मल। यही वो चीज है जो असल में कंपकप आने वाली ठंड का एहसास कराती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस क्षेत्र के लिए एक असामान्य घटना है। तो ये तापमान के आंकड़े हमें एक पहेली दे रहे हैं कि एक ही देश में एक साथ इतनी गर्मी और इतनी ठंड कैसे। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें देश के अलग अलग हिस्सों की कहानियों को जोड़ना होगा। तो चलिए शुरुआत उत्तर से करते हैं, जहां बर्फ और कोहरे की एक अलग ही दुनिया बस रही है। उत्तर में इस समय दो बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। एक तरफ पहाड़ों पर प्रकृति की खूबसूरती है, मतलब बर्फबारी। हाँ। और दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में उसी प्रकृति की एक चुनौती है, घना कोहरा। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। जी। और 21 दिसंबर को तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र में कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी की भी चेतावनी दी गई है। ये तो पर्यटकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन मैदानी इलाकों के लिए जो खबर है वो उतनी अच्छी नहीं है, और वो है घना कोहरा। और ये सिर्फ सुबह की हल्की धुंध नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गंभीर मौसम की स्थिति है जो जनजीवन को ठप कर सकती है। मध्य प्रदेश, ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर और मध्य भारत की एक बड़ी पट्टी कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। और इन चेतावनियों को असली आंकड़ों के साथ देखना जरूरी है, जो इस रिपोर्ट को इतना काम का बनाते हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट में सुबह 5:30 बजे की दृश्यता यानी विजिबिलिटी के आंकड़े दिए गए हैं। सतना, अमृतसर, हिसार, आगरा, गया, इन सब जगहों पर विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर थी। 50 मीटर? सिर्फ 50 मीटर। मुझे याद है एक बार मैं यमुना एक्सप्रेसवे पर ड्राइव कर रहा था और ऐसा ही कोहरा था। 50 मीटर तो बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा था कि मैं बस अपनी गाड़ी के बॉनेट तक ही देख पा रहा हूँ। ये वाकई डरावना होता है। हाँ, ये बहुत खतरनाक होता है। जब रिपोर्ट ये आंकड़ा देती है तो इसका मतलब है कि हाईवे पर आपके आगे चल रहा ट्रक आपको तब दिखेगा जब वो आपसे बस टकराने ही वाला हो। बिल्कुल, ये सिर्फ यात्रा को धीमा नहीं करता, ये उसे जानलेवा बना देता है। ट्रेनें रुक जाती हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। और सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा तो कई गुना बढ़ जाता है। तो कोहरा सिर्फ एक असुविधा नहीं, एक गंभीर खतरा है। सही कहा। तो उत्तर भारत तो पूरी तरह से कोहरे और बर्फ की चपेट में है।
लेकिन जो ठंडी हवाएं पहाड़ों पर ये बर्फबारी कर रही हैं वो वहीं रुकती नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आगे बढ़ती हैं। और जब वो दक्षिण और मध्य भारत की तरफ पहुंचती हैं तो वो एक बिल्कुल अलग तरह का असर दिखाती हैं, जिसे रिपोर्ट में शीतल लहर यानी कोल्ड वेव कहा गया है। हाँ, और ये इस कहानी का दूसरा बहुत अहम हिस्सा है। ठंड का असर सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। ये मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि 21 और 22 दिसंबर को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में शीतलहर से गंभीर शीतलहर की संभावना है। कोल्ड वेव टू सिवियर कोल्ड वेव। कर्नाटक में? हम तो आमतौर पर शीतलहर को पंजाब, हरियाणा या राजस्थान से जोड़ते हैं। यही तो मौसम का दिलचस्प खेल है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी शीतलहर की स्थिति बन सकती है। अच्छा। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि शीतलहर सिर्फ बहुत ज्यादा ठंड पड़ना नहीं है। तो ये क्या है फिर? ये मौसम विज्ञान की एक परिभाषित स्थिति है जिसके अपने मानक होते हैं। ये तब घोषित की जाती है जब तापमान सामान्य से एक निश्चित डिग्री नीचे चला जाता है और इसका स्वास्थ्य पर सीधा और गंभीर असर पड़ सकता है। और जब हम शीतलहर कहते हैं तो मतलब ये सिर्फ जैकेट पहनने की बात नहीं है? नहीं, रिपोर्ट में इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर कुछ बहुत गंभीर चेतावनियां दी गई हैं, जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम ठंड को एक असुविधा के तौर पर देखते हैं, लेकिन आईएमडी इसे एक मेडिकल रिस्क के तौर पर देख रहा है। सही। रिपोर्ट साफ कहती है कि इससे फ्लू, नाक बहना या बंद होना जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं, और सबसे खतरनाक बात, लंबे समय तक ठंड में रहने से फ्रोस्ट बाइट का खतरा होता है। फ्रॉस्ट बाइट, हाँ, जिसमें शरीर की कोशिकाएं जम जाती हैं और हमेशा के लिए नष्ट हो सकती हैं। तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक मेडिकल अलर्ट है। अच्छा, एक मिनट। उत्तर में बर्फ है, मैदानों में कोहरा और दक्षिण में शीतलहर। ये तीनों सुनने में बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं। क्या ये वाकई आपस में जुड़ी हुई हैं या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि सब एक साथ हो रहा है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। रिपोर्ट में एक शब्द बार बार आता है, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जी, क्या यही इन सबको जोड़ने वाली कड़ी है? बिल्कुल। यही इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, मुख्य किरदार है, इसका मास्टरमाइंड है। अच्छा। रिपोर्ट के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी ईरान और उसके आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण, मतलब एक घूमती हुई हवा की प्रणाली के रूप में मौजूद है। ठीक है। आसान शब्दों में कहें तो ये भूमध्य सागर से नमी उठाकर पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली एक तूफानी प्रणाली है। तो मतलब ये हुआ कि ईरान के पास हवा का एक बवंडर जो हजारों किलोमीटर दूर है, वो ये तय कर रहा है कि कल सुबह आगरा में कोई गाड़ी चला पाएगा या नहीं। हाँ, ये एक कमाल का डोमिनो इफेक्ट है। बिल्कुल। और यही मौसम विज्ञान की सबसे दिलचस्प बात है। ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन है। जब ये नमी से भरी प्रणाली भारत पहुंचती है तो ये ताकतवर हिमालय से टकराती है। अच्छा। पहाड़ इसे ऊपर उठने पे मजबूर करते हैं, जिससे नमी ठंडियों के संघनित हो जाती है और पहाड़ों पर बर्फ और बारिश के रूप में गिरती है। ठीक है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी का कारण समझ में आया, लेकिन इसका कोहरे और शीतलहर से क्या लेना देना? जब पहाड़ों पर ताजी बर्फ गिरती है तो वो एक विशालकाय फ्रिज की तरह काम करने लगते हैं। सही बात है। वहां से जो हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बहती हैं, वे बर्फीली और बहुत ठंडी होती हैं। ये हवाएं मैदानों का तापमान गिरा देती हैं। और फिर कोहरा बनता है। हाँ, जब ठंडी हवा में नमी मौजूद होती है और हवा की रफ्तार कम होती है तो कोहरा बनने के लिए ये बिल्कुल आदर्श स्थिति बन जाती है। अच्छा। और यही ठंडी हवाएं जब और आगे सफर करके मध्य और दक्षिण भारत पहुंचती हैं तो वे वहां शीतल लहर का कारण बनती हैं। तो सब एक ही धागे में पिरोया हुआ है। बिल्कुल। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा नाम लगता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे मौसम के ऊपर एक सुपर हाईवे है। सुपर हाईवे? हाँ, जमीन से करीबन 12-13 किलोमीटर ऊपर हवा की एक अदृश्य नदी है जो 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। इसे ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। वाह! ये तूफानों और मौसम के सिस्टम के लिए एक तरह का कन्वेयर बेल्ट है। ये जहां जहां जाती है मौसम को अपने साथ घसीट कर ले जाती है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम जमीन पर ठंड से कांप रहे हैं और इसका कंट्रोल रूम हमारे सिर से 12 किलोमीटर ऊपर है। बिल्कुल। लगभग 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और इसकी रफ्तार 120 नॉट्स है, मतलब लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटा। बाप रे! इसकी मौजूदगी ही पश्चिमी विक्षोभ को भारत की तरफ लाने और ठंडी हवा को नीचे धकेलने में मदद करती है, जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ जाता है। वाह! तो एक ईरान से आया तूफान और दूसरा आसमान में बहती एक तेज हवा की नदी,
ये दोनों मिलकर हमारे सर्दियों के मौसम की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। बिल्कुल, यही मौसम विज्ञान की खूबसूरती है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, तो उस सवाल पर आते हैं जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है। इसका हम पर क्या असर होगा और हम क्या कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ समस्या नहीं बताती, समाधान भी देती है। चलिए, पहले कोहरे के असर की बात करते हैं। असर कई क्षेत्रों पर है और रिपोर्ट उन्हें बहुत साफ-साफ बताती है। पहला तो जाहिर है, परिवहन और विमानन। हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे पर असर पड़ सकता है। यात्रा में ज्यादा समय लग सकता है। दूसरा असर है बिजली क्षेत्र पर। ये थोड़ा अप्रत्याशित है। कोहरे का बिजली से क्या लेना देना? ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत घने कोहरे में नमी की वजह से हवा में जो प्रदूषक कण होते हैं ना, हाँ, वो और पानी की बूंदें बिजली के इंसुलेटर पर जमा हो जाती हैं। इससे शॉर्ट सर्किट या फ्लैश ओवर हो सकता है, जिससे पावर लाइनें ट्रिप हो जाती हैं। अच्छा, और फिर बिजली चली जाती है। जी, और बिजली की आपूर्ति में बाधा आ सकती है। और तीसरा जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा स्वास्थ्य। बिल्कुल, रिपोर्ट चेतावनी देती है कि कोहरे के दौरान हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि प्रदूषक कण नमी के साथ मिलकर नीचे ही अटके रहते हैं। और वो सांस के साथ अंदर जाते हैं। हाँ, ये सांस के साथ फेफड़ों में जाते हैं, जिससे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के मरीजों की तकलीफ बढ़ सकती है। आंखों में जलन और संक्रमण का भी खतरा होता है। तो सुबह सुबह बाहर निकलने से बचना चाहिए। जी, यही सलाह दी जाती है। ये तो कोहरे की बात हुई। और शीतलहर के बारे में क्या सुझाव दिए गए? वहां तो खतरा और भी सीधा और जानलेवा हो सकता है। हाँ, और सुझाव बहुत व्यवहारिक है। जैसे कांपने को नजरअंदाज ना करें। हम सोचते हैं कि कांपना सामान्य है, लेकिन ये शरीर का पहला संकेत है कि वो गर्मी खो रहा है। अच्छा, अगर ऐसा हो तो तुरंत किसी गर्म जगह पर जाएं। रिपोर्ट में फ्रॉस्ट बाइट के लक्षणों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। हाँ, और ये जानकारी बहुत जरूरी है। लक्षण है त्वचा का पीला पड़ना, सख्त हो जाना और सुन्न हो जाना। खासकर उंगलियों, नाक और कान पर। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। ये भी बताया गया है कि प्रभावित हिस्से को गर्म पानी से धीरे धीरे गर्म करें, उसे जोर से ना रगड़ें। कपड़ों को लेकर भी एक खास सलाह है जो मुझे दिलचस्प लगी। रिपोर्ट कहती है, एक भारी भरकम जैकेट के बजाय ढीले ढाले हल्के गर्म ऊनी कपड़ों की कई परतें पहने। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक सलाह है। मेरी दादी भी हमेशा यही कहती थी। हाँ, कपड़ों की परतों के बीच हवा फंस जाती है, जो गर्मी की कुचालक होती है, मतलब एक इंसुलेटर का काम करती है। ये शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। एक मोटे कपड़े की तुलना में ये ज्यादा प्रभावी होता है। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट ये भी कहती है कि सिर, गर्दन, हाथ और पैर की उंगलियों को ढककर रखें, क्योंकि शरीर की ज्यादातर गर्मी इन्हीं हिस्सों से बाहर निकलती है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, किसानों और पशुपालकों के लिए भी एक पूरा सेक्शन है, एग्रोमेट एडवाइजरी। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम का सीधा असर कृषि और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो क्या सलाह है उनके लिए? फसलों को ठंड और पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करने की सलाह दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी जमीन की गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा, नर्सरी को पुआल या पॉलीथीन से ढकने और पशुओं को रात में शेड के अंदर रखने को कहा गया है, ताकि वे ठंड से बचे रहें। ये दिखाता है कि IMD की रिपोर्ट सिर्फ शहरी लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर वर्ग के लिए है। तो इन सब का मतलब क्या है? आज हमने जो देखा वो सिर्फ एक मौसम की रिपोर्ट नहीं थी, ये एक कहानी थी। हाँ, ये कहानी है कि कैसे ईरान के ऊपर बना एक सिस्टम कश्मीर में बर्फबारी लाता है, और वो बर्फबारी उत्तर भारत के मैदानों में कोहरे की चादर बिछा देती है। और वहां से चलने वाली बर्फीली हवाएं कर्नाटक में शीतलहर का कारण बनती हैं। और ये पूरी चेन हमारी यात्रा, हमारे स्वास्थ्य, हमारी बिजली और हमारी खेती सबको प्रभावित करती है। ये हमें दिखाता है कि मौसम एक कितनी विशाल और आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है। कोई भी घटना अलग थलग नहीं होती। सही बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे शहर का मौसम बस यहीं का है, लेकिन सच तो ये है कि उस पर हजारों किलोमीटर दूर हो रही घटनाओं का असर पड़ रहा है। जी, ये रिपोर्ट हमें उस बड़े जुड़ाव को समझने में मदद करती है। ये हमें सिर्फ मौसम के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि हमें उसके प्रति अधिक जागरूक और शायद थोड़ा विनम्र भी बनाती है। बिल्कुल, और ये हमें भविष्य के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करती है। हमने आज जेट स्ट्रीम की बात की, आसमान में 12 किलोमीटर ऊपर बहने वाली वो अदृश्य नदी। हाँ, ये हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन इसकी जगह और ताकत बदलती रहती है।
तो सोचने वाली बात यह है कि लंबे समय में जैसे जैसे वैश्विक जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इन विशाल वायु धाराओं के व्यवहार में होने वाले छोटे छोटे बदलाव आने वाले दशकों में भारत के सर्दियों के मौसम के मिजाज को किस तरह पूरी तरह से बदल सकते हैं? हाँ, क्या भविष्य में पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा शक्तिशाली और लगातार आएंगे, जिससे ज्यादा बर्फबारी और बारिश होगी, या वे कमजोर पड़ जाएंगे, जिससे सर्दियों में सूखा पड़ेगा? आसमान की इन अदृश्य नदियों का बदलता रास्ता जमीन पर हमारी जिंदगी का नक्शा कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान और हम सबको मिलकर आने वाले समय में खोजना होगा।